हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो चलिए इस वीडियो में हम लोग नर्सिंग एप्टीट्यूड से कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और कुछ थ्योरी इसमें कवर करते हैं। देखिए, नर्सिंग एप्टीट्यूड की लगभग अगर मैं अपने चैनल पे लगभग 20-21 वीडियो करा चुका हूँ नर्सिंग एप्टीट्यूड की। तो देखिए, जो भी स्टूडेंट बीएससी नर्सिंग की तैयारी कर रहे हैं, अभी उनको 2024 में एंट्रेंस एग्ज़ाम देना है, तो उनको बीएससी नर्सिंग के लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए 40 क्वेश्चन आपके नर्सिंग एप्टीट्यूड से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी जो उत्तर प्रदेश में कंडक्ट कराया जाएगा एंट्रेंस एग्ज़ाम, उसमें नर्सिंग एप्टीट्यूड से क्वेश्चन आएंगे। तो देखिए, नर्सिंग एप्टीट्यूड में 40 क्वेश्चन आएंगे। कोई भी क्वेश्चन आपको गलत नहीं करना है। एकदम अच्छे से सब चीज़ पढ़ाई जा रही हैं, तो हर एक पॉइंट को कवर करेंगे तो कोई क्वेश्चन नहीं गलत होगा। तो चलिए नर्सिंग एप्टीट्यूड से रिलेटेड क्वेश्चन कर लेते हैं और कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे और कुछ थ्योरी भी कवर करेंगे। तो देखिए, जैसे नॉर्मल वाइटल साइन कुछ देख लेते हैं। ये एडल्ट में वाइटल साइन कुछ देखे जाते हैं। वाइटल साइन में क्या आता है? टेम्परेचर आएगा, हार्ट रेट आएगा, रिस्पायरेटरी रेट देख लेंगे, ब्लड ऑक्सीजन लेवल देख लेंगे, ब्लड प्रेशर। तो देखिए, क्वेश्चन ऐसे ही पूछता है कि नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर कितना होता है। तो देखिए 98.6 फ़ारेनहाइट होता है। अगर फ़ारेनहाइट में पूछेगा तो 98.6 होगा। अगर सेल्सियस में पूछेगा तो 37 सेल्सियस होता है, जो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर होता है। जैसे जब बुखार नापते हैं ना, आप देखे ही होंगे, नहीं तो आप खुद आप टेम्परेचर कभी थर्मामीटर से हुआ होगा टेम्परेचर, तो 98.6 आप फ़ारेनहाइट डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा कि बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर बताइए, तो 98.6 फ़ारेनहाइट में और सेल्सियस में 37। अगर हार्ट रेट की बात किया जाए कि डायरेक्ट पूछ लेगा कि ह्यूमन का हार्ट रेट कितना होता है, तो ये देख सकते हैं 60 से लेकर 100 बीट पर मिनट होगा। अगर ये रेंज अगर देगा तो 60 से लेकर 100 बीट पर मिनट, एक मिनट में दिल कितनी बार धड़कता है? 72 बार। तो अगर एवरेज की बात किया जाए तो 72 बार हो जाएगा, और अगर एवरेज की बात किया जाए तो 60 to 100 बीट, और एग्जैक्ट की बात किया जाए तो 72 बार दिल धड़कता है। तो वैसी को तो कहते हैं कि हार्ट रेट। तो ये देख लीजिएगा, रेंज पूछेगा तो ये, नहीं तो डायरेक्ट 72 बीट पर मिनट, एक मिनट में ये वैल्यू होगी। आप अच्छे से देख लीजिएगा, पर मिनट यहाँ बोल रहा है। नेक्स्ट में रिस्पायरेटरी रेट अगर पूछ लेगा कि रिस्पायरेटरी रेट बताइए कि कितना एक मिनट में कितनी बार सांस आदमी लेता है। रिस्पायरेटरी रेट, इंस्पायरेटरी रेट, एक्सपायरेटरी और इंस्पायरेटरी। तो ये देखिए 12 से 16 कभी कभी देता है, कभी कभी 12 से 18। तो ये एक रेंज आप याद करिएगा, 12 से 18, या फिर आपका क्वेश्चन में मिल जाएगा 12 से 16 बार पर मिनट। तो ये भी देख लीजिएगा रिस्पायरेटरी रेट। यहीं पे अगर पूछा जाए कि ऑक्सीजन लेवल कितना होता है, ब्लड में ऑक्सीजन का लेवल कितना होता है, तो 95 से लेके 100% होता है। अगर ब्लड प्रेशर की बात किया जाएगा तो ब्लड प्रेशर भी देख लीजिएगा। ब्लड प्रेशर की वैल्यू 120/80 होता है। 120/80, 120/80 होता है, mmHg होता है। तो ये यूनिट भी लिख सकते हैं, 120/80। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, पिछली बार भी पूछा गया था। नेक्स्ट में यहाँ पे वाइटल साइन दिया गया है। कुछ वाइटल साइन से रिलेटेड यहाँ पे देख लीजिए, चीज़ें आपकी समझ में आ जाएंगी। अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछता है कि ब्लड प्रेशर जो नापने वाली इंस्ट्रूमेंट होती है उसका क्या नाम होता है, तो वो होता है स्फैग्नोमैनोमीटर होता है। ये देखिए यहाँ पे मीटर लगा होता है, ये कफ लगा होता है। जो कफ कहाँ पे लगता है? कफ जो लगता है ये लेफ्ट इसमें लेफ्ट हैंड में लगता है। तो ये देख लीजिएगा, ये पंप होता है, यहाँ से फिलअप करते हैं। यहाँ ब्लड प्रेशर देख लीजिए 120 mmHg होता है, वो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है, और ये 180 जो mmHg होता है वो डायसिस्टोलिक होता है। तो 120/80 इसी को बोला जाता है। अब यहाँ पे देखिए, अगर ब्लड प्रेशर क्वेश्चन पूछ सकता है कि ब्लड प्रेशर अगर 120/80 से कम हो जाता है, मान लीजिए ब्लड प्रेशर जो होता है 100 हो गया, 100/60 हो गया, तो इसको क्या बोलेंगे? हाइपोटेंशन बोलते हैं। हाइपो मीन्स कम होता है, टेंशन माने ब्लड प्रेशर, बीपी। तो हाइपोटेंशन को बोलते हैं लो ब्लड प्रेशर। और यहीं पे अगर इससे अधिक हो जाता है, 190 हो गया, 190/90 mmHg हो गया ब्लड प्रेशर,
किसी का काफ़ी जो डायबिटीज़ पेशेंट होते हैं उनमें ज़्यादा ये देखी जाती है, ब्लड प्रेशर हाई रहता है। तो और कंडीशन होते हैं, तो अगर हाई ब्लड प्रेशर हो गया तो उसको हाइपरटेंशन बोलते हैं, और हाइपरटेंशन का मतलब होता है हाई ब्लड प्रेशर। तो ये देख लीजिएगा अच्छे से। यहीं पे हार्ट रेट की बात करें तो ये देखिए 60 से लेके 100 बीट पर मिनट होता है, और अगर यहीं पे अगर 60 से कम हो गया, मान लीजिए 60 से ये हार्ट रेट हो गया, जो हार्ट बीट पर मिनट, ये देखिए 1 मिनट में अगर 60 से कम हार्ट रेट हो गया, दिल अगर 60 से कम 1 मिनट में धड़क रहा तो उसको ब्रेडिकार्डिया बोलेंगे। अगर ये देखिए 100 से अधिक, 100 से ये देखिए ये वैल्यू मैक्सिमम है, ये वैल्यू मिनिमम है। तो अगर 100 से अधिक बार धड़कने लगा, ये देखिए ग्रेटर देन का चिन्ह लगा हुआ है, निशान यही होता है। ग्रेटर देन 100 बीट अगर धड़क रहा तो उसको टैकीकार्डिया बोलते हैं। तो ब्रेडिकार्डिया, टैकीकार्डिया, टैकी मीन्स अधिक होता है। नेक्स्ट में रिस्पायरेटरी रेट देख लीजिए, यहाँ पे 12 से 20 दिया गया है, कहीं पे 12 से 20, कहीं पे 12 से 18, कहीं पे 12 से 16 दिखता है। तो यहाँ पे देखिए ये यूनिट लिखी गई है, यहाँ पे ब्रेडिपिनिया। अगर यहाँ रिस्पायरेशन रेट की बात आएगा तो पीनिया याद करना है, पीनिया और ब्रेडिपिनिया। यहाँ पर भी देखिए, यहाँ ऊपर देख लीजिए हार्ट रेट में, यहाँ देखिए हार्ट रेट में ब्रेडिकार्डिया, कार्डिया मीन्स क्या होता है, हार्ट होता है। तो यहीं से क्वेश्चन पकड़ेंगे। अगर यहाँ ब्रेडिकार्डिया, ब्रेडी मीन्स क्या होता है, कम होता है, कार्डिया मीन्स क्या होता है, कार्डिया मीन्स होता है हार्ट होता है। तो हार्ट में क्या होता है, ये हार्ट रेट चलेगा तो ब्रेडिकार्डिया देखेंगे। रिस्पायरेशन में अगर आएंगे तो पीनिया देखेंगे, पीनिया, PNEA, पीनिया। ब्रेडिकार्डिया मतलब 12 से कम अगर 1 मिनट में दिल रिस्पायरेशन, मतलब हम लोग रिस्पायरेशन जो करते हैं ऑक्सीजन लेते हैं, तो उसमें अगर 12 से कम 1 मिनट में 12 से कम ले रहे हैं तो उसको ब्रेडिपिनिया बोलेंगे। और अगर 20 से अधिक बार हम लोग 1 मिनट में सांस ले रहे हैं या फिर रिस्पायरेशन कर रहे हैं तो उसको टैकीपिनिया बोलेंगे। तो टैकीपिनिया आप याद करेंगे, पिनिया रिस्पायरेशन के केस में होता है। नेक्स्ट की बात करेंगे, ये देखिए टेम्परेचर यहाँ डिजिटल थर्मामीटर दिया गया है। तो यहाँ पे देखिए अगर टेम्परेचर की बात करेंगे तो 98.7 से लेके एक रेंज दिया गया है, ये रेंज है। और अगर एग्जैक्ट वैल्यू की बात किया जाए तो 98.6 होता है, फ़ारेनहाइट में वैल्यू होती है टेम्परेचर का। नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर जो होता है 98.6 होता है, और यहाँ पे 37.5 से लेके 37.2 नॉर्मल ये बॉडी टेम्परेचर है। तो ये देखिए अगर थर्मिया मतलब टेम्परेचर से संबंधित होता है। हाइपोथर्मिया अगर 95 फ़ारेनहाइट से या सेल्सियस में 35 यहाँ लेस देन लगा देंगे, लेस होगा तो उसको बोलेंगे हाइपोथर्मिया बोलेंगे। और यहीं पे हाइपरथर्मिया कब बोला जाएगा, जब 40 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक हो जाएगा या फ़ारेनहाइट में 104 फ़ारेनहाइट से अधिक हो जाएगा तो उसको हाइपरथर्मिया बोला जाएगा। तो ये अच्छे से देख लीजिएगा, ये टर्मिनोलॉजी है जो कि क्वेश्चन आपको मिलेंगे एग्जाम में। अब ऑक्सीजन लेवल देखिए 95 से 100 है। लो ऑक्सीजन लेवल को हाइपोक्सीमिया बोलते हैं, ये देखिएगा। फिर यहाँ पे पेन लेवल भी होता है, ये आप देख लीजिएगा। पेन लेवल फेस की वैल्यू को देख के ये पेन लेवल किया जाता है। पेन स्केल होते हैं ना, तो वो चीज़ होती है। लेकिन हम लोग यहाँ पे देखिए ये भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है। सम नेचुरली अकरिंग कुछ एसिड हैं। अब किस नेचुरल सोर्सेस का, इस जो ये इधर एसिड दिया गया है यहाँ पे नेचुरल सोर्सेस दिया गया है, कौन सा एसिड किस में पाया जाता है ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है। एक क्वेश्चन यहाँ से भी पूछे जाने के चांस हैं। तो जैसे देखिए क्वेश्चन कैसे बनेगा, जैसे यहाँ पे देखिए क्या चीज़ें लिखी गई हैं, हम लोग को ये चीज़ देखना है। जैसे यहाँ पे देखिए विनेगर क्या है, विनेगर होता है सिरका होता है। सिरका में क्वेश्चन पूछा जाता है, जो विनेगर सिरका होता है इसमें कौन सी एसिड होती है, तो एसिटिक एसिड जो होती है वो विनेगर सिरका में मिलता है। नेक्स्ट में यहाँ देखिए ऑरेंज में कौन सी एसिड होती है, वो सिट्रिक एसिड होती है। यहीं पे बात किया जाए कि ये देखिए टमरिंड मीन्स होती है, टमरिंडस होती है जो इमली होती है, इमली में कौन सी एसिड मिलती है, तो टारटेरिक एसिड मिलती है। ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बार बार पूछा गया है ये। नेक्स्ट में टोमेटो मीन्स होता है टमाटर में अगर पूछा जाए कौन सी एसिड होती है तो ऑक्जेलिक एसिड होती है। नेक्स्ट में देखिए सोर मिल्क मीन्स खट्टे मिल्क मतलब कर्ड मीन्स
दही में कौन सी एसिड पाई जाती है, तो ये देखिए लैक्टिक एसिड होती है। नेक्स्ट में देखिए लीमन, लीमन मीन्स क्या होता है, लीमन नींबू ही होता है लीमन, तो लीमन में कौन सी एसिड होती है, सिट्रिक एसिड पाई जाती है। नेक्स्ट में आंट स्टिंग, स्टिंग मीन्स क्या होता है, जो डंक होता है, चींटी, आंट मीन्स चींटी होती है, जो चींटी का डंक होता है, डंक जो चींटी का डंक होता है उसमें चींटी की डंक में कौन सी एसिड होती है, तो ये देख लीजिएगा मिथानिक एसिड होती है, मिथानिक एसिड, मिथानोइक एसिड, मिथानोइक एसिड होती है। और अगर यहीं पे निटल स्टिंग पूछा जाए कि स्टिंग किस में होती है, तो निटल स्टिंग मतलब बिच्छू जो होता है, बिच्छू का जो डंक होता है, बिच्छू का जो डंक होता है उसमें कौन सी एसिड होती है, तो इसमें भी मिथनोइक एसिड होती है। तो ये भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसको अच्छे से देख लीजिएगा। नेक्स्ट में यहाँ पे देखिए एक क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, द सडन फॉल ऑफ टेम्परेचर फ्रॉम हाई टू नॉर्मल विथ इन ए फ्यू हावर्स इज कॉल्ड। अगर कह रहा है कि सडन फॉल, अचानक टेम्परेचर अधिक से अधिक, बॉडी टेम्परेचर अगर अधिक है उससे सडन अचानक अगर टेम्परेचर नॉर्मल आ जाए, कुछ ही घंटे में आ जाए, तो उसको क्या बोलेंगे, हाइपोथर्मिया, लिसिस या ट्रू क्राइसिस या फॉल्स क्राइसिस, तो उसको बोलेंगे हाइपोथर्मिया। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहीं पे क्वेश्चन और देखिए, द नेशनल फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम इन इंडिया वाज लॉन्च इन, नेशनल फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम इंडिया में कब लॉन्च किया गया था, तो ये देखिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको देख लीजिएगा। नेशनल फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम जो भारत में लॉन्च किया गया था वो 1952, 1958, 1965 या 1968 में, तो ये इस क्वेश्चन का जवाब फर्स्ट क्वेश्चन आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पे बात करेंगे, यहाँ पे क्वेश्चन देखिए, द परमानेंट मेथड, ये तो बार बार क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है, तो ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें देख लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इसमें द परमानेंट मेथड ऑफ स्टरलाइजेशन इन मेल इज, काफ़ी बार ये क्वेश्चन मैं तो कराया ही हूँ, मेल में फीमेल में परमानेंट मेथड, मेल की यहाँ बात कर रहा है कि मेल में पुरुष में कौन सा परमानेंट मेथड है स्टरलाइजेशन का, तो इसमें देखिए मेल में क्या किया जाता है, वेसेक्टोमी की जाती है, तो ऑप्शन नंबर बी लगाएंगे। कंडोम यूज, वेसेक्टोमी, ट्यूबेक्टोमी, ट्यूबेक्टोमी अगर यहाँ पे यहीं पे अगर मेल की जगह फीमेल कर दिया तो आप क्या लगाएंगे, फिर आप लगाएंगे, इसका जवाब हो जाएगा ट्यूबेक्टोमी, मतलब फैलोपियन ट्यूब को कट किया जाता है। यहाँ पे वेसेक्टोमी जो वास डिफरेंस को कट किया जाता है। ये क्वेश्चन काफ़ी बार मैं कराया हूँ, तो इसका ऑप्शन कौन सा, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, मेल है तो वेसेक्टोमी। नेक्स्ट में क्वेश्चन की बात करेंगे, यहाँ पे देखिए ये भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। एंडोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम इन प्रेगनेंसी इज नोन एज, क्वेश्चन कह रहा है कि जो यूट्रस होता है, जो फीमेल्स में यूट्रस होता है, यूट्रस फीमेल्स का जो होता है, यूट्रस में जो एंडोमेट्रियम, पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम 3 लेयर होती है। अब ये एंडोमेट्रियम क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो एंडोमेट्रियम लेयर होती है ये प्रेगनेंसी में एंडोमेट्रियम को क्या बोला जाता है, तो यही एंडोमेट्रियम को जब ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है किसको, जो वहाँ ग्रोथ कर रहा होता है, क्या फैलोपियन ट्यूब में जाके वहाँ फर्टिलाइजेशन के बाद एक जाके वहाँ पे इम्प्लांट होता है, तो इसी एंडोमेट्रियम को, इसका नाम फिर चेंज करके एंडोमेट्रियम को फिर बोला जाता है डिसिडुआ बोला जाता है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। यहाँ डिक्यूबाइटस है, यहाँ पे ट्रोफोब्लास्ट है, यहाँ ग्रेविड एंडोमेट्रियम है। काफ़ी लोग ग्रेविड एंडोमेट्रियम लगाएंगे जो कि गलत है, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन नंबर डिसिडुआ, ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करेंगे तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, इसको अच्छे से देखिए और बताइए इसका कौन सा क्वेश्चन का जवाब क्या होगा। तो यहाँ पे अगर बात करेंगे तो यहाँ पे आप अच्छे से देख सकते हैं ऑस्टियोप्रोसिस, यहाँ क्या कह रहा है कि ऑस्टियोप्रोसिस इज डिजीज काज्ड बाय द डिफिशियंसी ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग। ऑस्टियोप्रोसिस क्या होता है, ऑस्टियोप्रोसिस में क्या होती है, जो बोन हड्डी होती है वो कमज़ोर हो जाती है। सीधी बात यही कहा जाए कि ऑस्टियोप्रोसिस में हड्डी जो बोन्स होती है वो कमज़ोर हो जाती है। तो ऑस्टियोप्रोसिस क्या है, एक बीमारी है जो किसके कारण होती है, बाय द डिफिशियंसी
व्हिच विटामिन, कौन सी विटामिन की वजह से कौन सी विटामिन की कमी हो जाती है, तो ऑस्टियोपोरोसिस होने लगती है। विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन डी, विटामिन के, तो वो विटामिन कौन सी होती है, विटामिन डी की कमी से ये बीमारी होती है ऑस्टियोपोरोसिस। अब ये विटामिन डी कहते नहीं है, कैल्शियम के साथ अगर टेबलेट लेते हैं, देखिए कैल्शियम का जो टेबलेट आता है ना, टेबलेट के कैल्शियम क्या करती है, हड्डी को मजबूत करती है। अगर कैल्शियम की टेबलेट लेंगे तो उसके साथ में विटामिन डी भी रहता है। तो विटामिन डी का काम क्या है, ये कैल्शियम जो टेबलेट खाया जाता है इसके एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। तो विटामिन डी भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। विटामिन डी का नाम आपको पता होगा, इर्गोकैल्सीफेरॉल कहते हैं। और विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। एक रिकेट्स चिल्ड्रेन में होता है, ऑस्टियोमलेशिया एडल्ट में होता है। ये सब काफ़ी चीज़ें काफ़ी बार बताई गई हैं। यहाँ पे देखिए ऑस्टियोपोरोसिस के बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन किया गया है, तो ये भी आप अच्छे से देख लेंगे तो आपको ये एकदम 100% क्लियर हो जाएगा। जैसे देखिए ऑस्टियोपोरोसिस इस कंडीशन कौन सी कंडीशन है, दैट डिग्रेड होती है, बोन डिग्रेड मतलब कमज़ोर होती है, कॉजिंग दम टर्न ब्रिटल, और वो टूटती है। जब कमज़ोर हो जाएगी तो हड्डी टूट सकती है। लॉस ऑफ बोन टिश्यू, जो टिश्यू होते हैं बोन में वो कमज़ोर हो जाते हैं। लो बोन मास, और मास जो बोन हड्डी का मास होता है वो लो हो जाता है, मतलब कम हो जाता है। फिर उसके बाद ये सब चीज़ें यहाँ पे लिखी गई हैं। ऑस्टियोपोरोसिस इज मोर लाइकली टू अकर इन पीपल हु हैव लो कैल्शियम इनटेक, जो कैल्शियम कम लेते हैं उनमें ये होती है। अब यहाँ पे विटामिन डी डिफिशियंसी कैन बी एन इम्पॉर्टेंट रिस्क फैक्टर फॉर ऑस्टियोपोरोसिस। अब नेक्स्ट में ये क्वेश्चन और देख लीजिए, बेरी डिजीज़ किसकी कमी से बेरी डिजीज़ होता है। ये भी क्वेश्चन तो आप खुद ही सॉल्व कर पाएंगे ना। बेरी डिजीज़ अगर विटामिन बी की कमी से होता है तो कौन सी विटामिन बी है, विटामिन B12, विटामिन B2, विटामिन B1, विटामिन B3, ये 4 विटामिन के नाम दिए गए हैं। बेरी डिजीज़ कौन सी विटामिन की कमी से होता है, तो बेरी डिजीज जो विटामिन B1 की कमी से होता है। तो इसमें देख लीजिए कौन सी, तो ऑप्शन नंबर 3 लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ ये क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन स्टेटमेंट के रूप में दिया गया है, लेकिन क्वेश्चन एकदम सिंपल क्वेश्चन है। थोड़ा सा समझिए और क्वेश्चन को पढ़िए ताकि आप अच्छे से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएँ। क्वेश्चन एकदम सिंपल है, पढ़ के देख लीजिए। चाहे यहाँ पढ़ेंगे तो राधा टीचर्स, एक टीचर्स हैं उनका नाम राधा है। ऑब्जर्व दैट राधा इज, ये देखिए राधा इज फाइंडिंग डिफ़िकल्टी इन रीडिंग ब्लैक बोर्ड। अब वो ब्लैक बोर्ड को पढ़ने में उनको डिफ़िकल्टी मीन्स प्रॉब्लम हो रही है। द डॉक्टर सजेस्ट द राधा, अब डॉक्टर्स के पास राधा जाती हैं, सजेस्ट, फिर डॉक्टर उनको एडवाइज करता है, सजेस्ट करता है कि राधा नीडेड टू इंक्रीज द फूड रीच, वो अपना जो भोजन लेती हैं उसमें किसकी नीड, उनको क्या आवश्यकता है, इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग न्यूट्रिएंट, किस न्यूट्रिएंट की, तो उनको आँख में प्रॉब्लम है, वो देख नहीं पा रहे हैं, तो उनको कौन सी विटामिन के, नहीं विटामिन ए, हाँ तो ऑप्शन नंबर 2 ही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। विटामिन ए की उनको कमी है, तो विटामिन ए लेंगे तो उनकी आँख की जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी। उनको कोई बीमारी होगी जैसे जीरोपैथेल्पिया हो सकता है, फिर या फिर निक्टोल्पिया हो सकता है, जिसमें एबनॉर्मल इनेबिलिटी टू सीन डिम लाइट और नहीं देख पाते होंगे, तो विटामिन ए की कमी से दूर हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं ये सब दिया गया है। विटामिन ए की कमी से कैटरेक्ट हो गया, ये देखिए कैटरेक्ट हो गया, और ग्लूकोमा, ये सब तमाम बीमारियाँ होती हैं। नेक्स्ट में ये देखिए एक क्वेश्चन और यहाँ पे दिया गया है, जो कि ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लग रहा है, तो इसको भी देखिए अच्छे से समझिए। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द इनडाइजेस्टिबल, जो मतलब डाइजेस्ट ना हो, इनडाइजेस्टिबल पोर्शन ऑफ आवर डाइट इसेंशियल टू द हेल्थ, हेल्थ के लिए इसेंशियल है, ज़रूरी है, लेकिन वो इनडाइजेस्टिबल पोर्शन, डाइट का इनडाइजेस्टिबल पोर्शन है ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम का। तो कार्बोहाइड्रेट तो ईजिली डाइजेस्ट हो जाता है, प्रोटीन भी, फैट भी, लेकिन जो रफेज होता है ना, कहते नहीं है जो कॉन्स्टिपेशन वाले पेशेंट होते हैं उनको कहते हैं भाई आप कुछ रफेज खाइए, तो ये रफेज जो होता है ये इनडाइजेस्टिबल पोर्शन में आता है डाइट का, जल्दी डाइजेस्ट नहीं होता है। रफेज होता है ना, रेशेदार होता है। तो ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का 4th ऑप्शन आप करेक्ट लगाएंगे। इस क्वेश्चन का जवाब आप कौन सा लगाएंगे, 4th ऑप्शन आप करेक्ट लगाइए। ये देखिए 4th ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, ये 4th ऑप्शन है।
नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करेंगे तो यहाँ पे देखिए ये भी क्वेश्चन थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ से क्वेश्चन इसीलिए इस क्वेश्चन को लिया गया है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज काज्ड बाय द डिफिशियंसी ऑफ हीमोग्लोबिन। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज, कौन सी बीमारी है, कौन सी डिजीज है जो काज्ड होती है बाय द डिफिशियंसी, अगर हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है तो कौन सी बीमारी होती है। मलेरिया होती है? नहीं भाई, मलेरिया तो हीमोग्लोबिन की कमी से नहीं होता है, एनीमिया होता है। तो एनीमिया देखिए ऑप्शन नंबर सेकंड इस क्वेश्चन का सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। यहाँ पे देखिए एनीमिया कंडीशन के बारे में कुछ दिया गया है। यहाँ आप थोड़ा सा एनीमिया कंडीशन आप पढ़ लीजिए, यहाँ से कंसेप्ट आप डेवलप करिए। एनीमिया इज ए कंडीशन इन व्हिच यू लैक इनफ हेल्दी रेड ब्लड सेल्स कैरी एडिक्वेट ऑक्सीजन टू एवर बॉडी टिश्यू। ये रेड ब्लड सेल्स होती हैं। रेड ब्लड सेल हीमोग्लोबिन ब्लड में ही होता है। तो हीमोग्लोबिन का काम क्या है? ऑक्सीजन को कैरी करना और बॉडी में, बॉडी की जो टिश्यू हैं वहाँ तक ऑक्सीजन को पहुँचाना। अब एनीमिया आल्सो रिफर टू एज लो हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन की मात्रा एनीमिया बीमारी में कमी हो जाती है हीमोग्लोबिन की, जिसकी वजह से कैन मेक यू फील टायर्ड एंड वीक, और वो थका हुआ महसूस करता है। थका हुआ क्यों महसूस करता है? एनीमिया हो जाएगा तो हीमोग्लोबिन कम हो जाएगी। हीमोग्लोबिन फिर ऑक्सीजन टिश्यू तक पहुंचा नहीं पाएगा मसल्स में। फिर अब टिश्यू को, जब सेल्स को, टिश्यू को ऑक्सीजन प्रॉपर नहीं मिल पाएगी, ब्रेन में प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं जा पाएगा तो थकावट तो महसूस होगा ही, वीकनेस तो महसूस होगी। और फिर उसके बाद जब एनीमिया हो जाएगा तो ये सिम्टम दिखाई देने लगेंगे। फटीग होने लगेगा, थकावट महसूस, वीकनेस होने लगेगा, पेल एंड येलोइश स्किन होने लगेगी, इरेगुलर हार्ट बीट भी इरेगुलर हो जाएगा, शार्टनेस ऑफ ब्रीथ जो हम लोग सांस लेंगे वो भी शार्टनेस हो जाएगा, छोटी छोटी सांस लेने लगेंगे, डिजीनेस हो जाएगा, घबराहट होने लगेगा, और लाइट हेडनेस होने लगेगा, मतलब हल्का सिर दर्द होने लगेगा, चेस्ट पेन भी होने लगेगा, कोल्ड हैंड ठंडा होने लगेगा, हाथ और पाँव, और हेडेक सिर दर्द भी होने लगेगा। तो ये सब बीमारियां होने लगती हैं एनीमिया में, सिम्टम अपीयर होने लगते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑटोट्रॉप्स। अब ये देखिए ऑटोट्रॉप्स कौन से हैं, ये क्वेश्चन भी एकदम खतरनाक, एकदम ज़बरदस्त क्वेश्चन है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑटोट्रॉप्स। ऑटोट्रॉप्स मीन्स होता है स्वापोषी। कौन सा इसमें है जो ऑटोट्रॉप्स है? इनमें चारों में देखिए कौन से ऑटोट्रॉप्स वो होते हैं जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। तो ऑटोट्रॉप्स में ह्यूमन तो ऑटोट्रॉप्स में नहीं आता है, हेटेरोट्रॉप्स में आते हैं। भाई ह्यूमन थोड़ी अपना भोजन बनाता है, ह्यूमन भोजन बनाता है लेकिन तो खाना जैसे फूड बनते हैं तो बनाता है ना, वो बना बनाया होता है, फिर वो अपना खुद पकाता है। तो भोजन बनाता नहीं, पकाता है ह्यूमन। प्लांट देखिए एनिमल भी नहीं बनाता है, ना ही फंजाई। इसमें देखेंगे अगर बात करेंगे तो इसमें अगर बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर इसमें प्लांट सही हो जाएगा। कौन से प्लांट? ग्रीन प्लांट जो होते हैं वो क्या होते हैं? ऑटोट्रॉप्स होते हैं। ग्रीन प्लांट हो गए, वो भी ऑटोट्रॉप्स होते हैं। अगर यहीं पे बात किया जाए बैक्टीरिया तो बैक्टीरिया तो ऑटोट्रॉप्स भी होते हैं, हेटेरोट्रॉप्स और कीमोट्रॉप। तो बैक्टीरिया भी एक एग्जाम्पल लिख लीजिए। यहीं पे अगर बात करेंगे बैक्टीरिया और एल्गी क्या होते हैं? एल्गी भी होते हैं, ऑटोट्रॉप्स एल्गी होती हैं। और प्लैंकटन होते हैं जो जल में होते हैं, प्लैंकटन भी ऑप्शन में लिख सकते हैं। प्लैंकटन भी होते हैं, PLANKTON, प्लैंकटन भी होते हैं। तो ये भी एग्जाम्पल हैं, लेकिन इसमें ऑप्शन में आपको प्लांट दिख रहा है तो ऑप्शन नंबर सेकंड लगाएंगे। अच्छा क्वेश्चन था। यहाँ पे देखिए आवर बॉडी कंटेंट्स, यहाँ पे देखिए आवर बॉडी, हमारा जो शरीर होता है, कंटेंट्स वाटर की मात्रा बॉडी में कितनी होती है? 50 to 60%, 80 to 90%, या फिर 65 to 70%, या फिर टोटल 100%। तो टोटल बॉडी में तो 100% तो हो ही नहीं सकता, ये तो गलत हो ही जाएगा। 50 से 60 ये भी आप एकदम कम भी नहीं इतना होता है। आप 65 से 70% जो होता है बॉडी में वाटर होता है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ये देखिए, व्हिच वन इज रिक्वायर्ड फॉर्मेशन एंड स्ट्रेंथ ऑफ बोन। ये भी क्वेश्चन तो आप तुरंत सॉल्व कर देंगे क्योंकि ये क्वेश्चन तो काफ़ी बार मैं बताया भी हूँ। तो ये भी क्वेश्चन आपके लिए एकदम सिंपल हो जाएगा। व्हिच ऑफ द रिक्वायर्ड फॉर्मेशन स्ट्रेंथ, बोन को अगर मजबूती प्रोवाइड करेगा कौन करेगा? किसकी आवश्यकता पड़ेगी? आयरन की, आयरन, लोहा, कैल्शियम। इसमें देखिए कैल्शियम है तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। एकदम सिंपल क्वेश्चन ये भी आपका है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए, एवरेज वेट ऑफ ए चाइल्ड एट बर्थ।
ये भी क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। एवरेज वेट पूछ रहा है कि अगर जब बच्चा पैदा बच्चा अगर बच्चे का जन्म जब हो रहा है तो कह रहा है एवरेज वेट कितना होना चाहिए बच्चे का कि एवरेज वेट रहे। अगर देखिए तो 3 kg, 4 kg, 2.5, 2 kg, तो यहाँ पे 3 kg वेट होना चाहिए बच्चे का। अगर मान लीजिए बच्चे को 4 kg हो गया, वेट अधिक हो गया, तो उसको माइक्रोसोमिया बोलते हैं। तो ये ऑप्शन नंबर इसमें था, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। एक यहाँ माइक्रोसोमिया आप लिख सकते हैं, MACRO माइक्रो, SOMIA माइक्रोसोमिया कब बोला जाता है? जब 3 kg से ऊपर, 3.5 kg हो गया या 4 kg हो गया बच्चा, जब बच्चे का जन्म हो रहा है तो उस एक टर्मिनोलॉजी है माइक्रोसोमिया बोला जाता है। और ये एक डिजीज कंडीशन होती है, एक बीमारी कंडीशन होती है। नेक्स्ट में यहाँ पे देखिए, ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पे देख लीजिए, व्हाट इज कोलेस्ट्रम? कोलेस्ट्रम क्या है भाई? फार्मूला मिल्क है, या फर्स्ट ब्रेस्ट मिल्क है, या बॉडी फैट है, या फिर फैटी एसिड है? तो कोलेस्ट्रम आप भी सही लगाए होंगे, फर्स्ट ब्रेस्ट मिल्क होता है। कोलेस्ट्रम क्या होती है? प्राइमरी मिल्क होती है, ये सिक्रीट होती है मेमोरी ग्लैंड से। जब बच्चे का जन्म होता है, मान लीजिए चाइल्ड बर्थ होता है, CHILD, चाइल्ड बर्थ हो रहा है, बच्चे का जन्म हो रहा है, तो फर्स्ट टाइम जो क्या मेमोरी ग्लैंड से फीमेल्स के वो जो मिल्क पहली बार निकलता है तो उसमें कोलेस्ट्रम अधिक मात्रा में होता है। तो ये चीज़ हो जाएगा, और ये मदर्स से सिक्रीट होता है, और ये नेसेसरी, इसमें कोलेस्ट्रम इसीलिए कहते हैं ना कि बच्चे जो मदर्स का फर्स्ट मिल्क होता है वो बच्चे के लिए एकदम बहुत अच्छी चीज़ न्यूट्रिशन होता है, क्योंकि उसमें फैट भी होता है, प्रोटीन भी होता है, सब चीज़ कोलेस्ट्रम में प्रेजेंट होता है। एंटीबॉडीज़ भी होती हैं जो प्रोटेक्ट करती हैं न्यूबॉर्न बच्चे को, क्या इम्यूनिटी प्रोवाइड करती हैं। तो कोलेस्ट्रम में इम्यून सेल्स भी प्रेजेंट होते हैं, एंटीबॉडीज होती है, तो इम्पॉर्टेंट होता है। तो ये ऑप्शन नंबर इसमें बी ऑप्शन आप करेक्ट लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर यहीं पे बात करेंगे तो ये भी क्वेश्चन देखिए, व्हिच वन इज अकर ड्यू टू माल न्यूट्रिशन अगर मान लीजिए बच्चे का जन्म हो रहा है तो माल नरिश है। वन व्हिच अकर ड्यू टू माल न्यूट्रिशन कौन सी बीमारी है? क्वाशरकोर और मैरस्मस, रिकेट्स, ग्वाइटर, या नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर इसमें फर्स्ट क्वाशरकोर और मैरस्मस। क्वाशरकोर किसकी कमी से होती है? प्रोटीन, और मैरस्मस प्रोटीन और एनर्जी दोनों की कमी से। तो इसमें ऑप्शन नंबर ये करेक्ट हो जाएगा, दोनों माल न्यूट्रिशन की डिजीज हैं, बीमारियां हैं। नेक्स्ट में ये भी क्वेश्चन देखिए, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये भी क्वेश्चन देख लीजिए आप। व्हिच वन इज न्यूट्रिएंट इनमें में से कौन सा न्यूट्रिएंट है? प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, फैट है, या विटामिन है, या मिनरल्स है, या ऑल ऑफ द अबव है? भाई वीडियो को कौन स्टूडेंट है कि जो अभी तक लाइक नहीं किया है? प्लीज़ आप लाइक ज़रूर कर लें। वीडियो को फ्री में देखिए, पूरे सिलेबस कवर की गई है। अगर आप BSc नर्सिंग की तैयारी कर रहे हैं ना तो प्लेलिस्ट में जाइए, सभी वीडियो को देखिए, फिर शानदार वीडियो कराई गई है। कोई भी कॉन्सेप्ट, कोई भी चैप्टर से, कोई भी जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं, सब पूरे कवर किए गए हैं। उसी के साथ में इस क्वेश्चन को आप सही करिए। सभी स्टूडेंट ऑल ऑफ दीज लगा दिए होंगे। तो ये भी जान लीजिए, जो यहाँ पे एसेंशियल न्यूट्रिएंट होते हैं वो 6 न्यूट्रिएंट होते हैं। 6 जो होते हैं एसेंशियल न्यूट्रिएंट होते हैं, जैसे विटामिन्स हो गया, विटामिन हो गए, मिनरल्स हो गया, प्रोटीन हो गया, फिर उसके बाद फैट भी हो गया, फैट भी दिया है, और कार्बोहाइड्रेट भी, और इसमें एक वाटर भी नहीं दिया गया है, ये भी आता है 6 न्यूट्रिएंट में। तो ऑप्शन नंबर इसमें डी ऑप्शन ही आप करेक्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट में यहाँ पे देखिए, ये भी एक क्वेश्चन दिया गया है, ऑब्टेन्ड फ्रॉम द रेज ऑफ द सन। ये देखिए, ऑब्टेन्ड मतलब प्राप्त होता है, रेज मतलब जो सूर्य की किरणें होती हैं, सन की किरणें होती हैं, उससे क्या ऑब्टेन्ड क्या प्राप्त होता है? तो कहते नहीं है भाई, धूप में जाओ और विटामिन कौन सी लो? विटामिन डी लो। धूप को, विटामिन डी को एक नाम बोला जाता है, कौन सा विटामिन? ब्यूटी विटामिन भी बोलते हैं इसी को। ब्यूटी विटामिन नहीं बोला जाता, वो तो विटामिन ई को बोला जाता है ब्यूटी विटामिन। इसको विटामिन डी को बोला जाता है कौन सा? सनशाइन विटामिन बोला जाता है। लिख सकते हैं विटामिन डी को एक नाम यहीं पे लिख लीजिए, सनशाइन विटामिन। काफ़ी बार तो मैंने बताया भी है, SUNSHINE, सनशाइन विटामिन भी बोला जाता है। तो एंटी रिकेट विटामिन भी बोला जाता है, क्योंकि इसी की कमी से एंटी रिकेट्स हो जाती है बीमारी, तो एंटी रिकेट भी बोला जाता है। तो विटामिन डी ऑप्शन करेक्ट लगाएंगे, और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। ये क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन है, तो इसका भी अच्छे से आप सॉल्व करने की कोशिश करें। अगर क्वेश्चन कह रहा है कि 1 ग्राम ऑफ फैट
जो फैट होता है, फैट मान लीजिए 1 ग्राम फैट है, 1 ग्राम क्या है, 1 ग्राम फैट जो है वो कितना कैलोरी एनर्जी देता है। तो अगर यहाँ पे 1 ग्राम फैट की बात किया जाए तो 1 ग्राम फैट देता है 9 किलो कैलोरी। तो ऑप्शन नंबर इसमें बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यहीं पे अगर पूछ लेता कि कार्बोहाइड्रेट कितना देता है तो कार्बोहाइड्रेट का लिख लीजिए 4 किलो कैलोरी होता है। तो यहाँ कार्बोहाइड्रेट का है, लेकिन इस क्वेश्चन में तो फैट का पूछ रहा है ना, तो आप बी ऑप्शन लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए, व्हिच वन इज रिचेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन सी। अब ये देखिए क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आप गलत नहीं करना है आपको। व्हिच वन इज रिचेस्ट मतलब सबसे अधिक सोर्स क्या होता है विटामिन सी का। तो विटामिन सी भाई खट्टे फलों में पाया जाता है। तो खट्टा फल कौन सा है, टोमेटो, पपाया, गावा, अमरूद हो गया, पपीता हो गया, टमाटर हो गया या फिर आंवला हो गया। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही करेक्ट हो जाएगा। सबसे रिचेस्ट विटामिन सी का सोर्स आंवला होता है। नेक्स्ट में क्वेश्चन की बात करेंगे तो यहाँ पे देखिए, ये भी क्वेश्चन आप देखिए, हाउ मच वाटर शुड ए मैन ड्रिंक पर डे। एक दिन में जो कितना वाटर एक मैन के लिए सबसे बेस्ट है। हाउ मच वाटर शुड ए मैन ड्रिंक पर डे। तो 4 से 5 गिलास, 10 से 12 गिलास, 6 से 8 गिलास या 2 से 3 गिलास। तो 4 से 5 गिलास ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही करेक्ट हो जाएगा। वैसे तो 3 लीटर होना चाहिए मिनिमम। ये देखिए, स्कर्वी अकर्स ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ। स्कर्वी एक क्या है, स्कर्वी एक बीमारी है। स्कर्वी डिजीज किस विटामिन की कमी से होती है ये बताना है। तो प्रोटीन की, कार्बोहाइड्रेट से या फिर विटामिन से या फिर फोर्थ ऑप्शन फैट की कमी से स्कर्वी होता है। नहीं भाई, जो स्कर्वी बीमारी होती है, स्कर्वी एक डिजीज है जिसमें स्कर्वी डिजीज क्या होती है, स्कर्वी डिजीज विटामिन सी की कमी से होने वाला ये रोग है। विटामिन सी को एस्कॉर्बिक एसिड भी बोला जाता है। आप पता है कि नहीं, एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि विटामिन सी, उसमें दिया था ना 4 ऑप्शन दिया था, उसमें बोला था ये कौन सा, इसमें से कौन सी विटामिन है। तो ASCORBIC एस्कॉर्बिक एसिड। एस्कॉर्बिक ये एसिड नहीं है, एस्कॉर्बिक एसिड को विटामिन सी बोला जाता है। तो इसमें तो स्कर्वी डिजीज पूछ रहा है तो विटामिन सी लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए, क्वेश्चन व्हिच वन इज रिच इन आयरन कंटेंट। इसमें जो 4 ऑप्शन इसमें दे रहा है ना, इसमें कह रहा है आयरन की मात्रा सबसे अधिक किसमें होगी, रिच होगा। तो स्पाइनच मीन्स पालक होता है, व्हीट मीन्स गेहूं, पल्सेस मीन्स दाल, एग मीन्स अंडा। तो सबसे अधिक आयरन होता है स्पाइनच मीन्स पालक में। तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। तभी तो कहते हैं जिसकी खून की कमी रहती है उनको कहते हैं भाई आप स्पाइनच पालक खाइए, खून बढ़ेगा, आयरन बढ़ेगा तो खून भी बढ़ेगा। नेक्स्ट में ये देखिए, नाइट ब्लाइंडनेस इज काज ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ। नाइट ब्लाइंडनेस किसकी बीमारी है, आँखों की बीमारी है। नाइट ब्लाइंडनेस कौन सी किसकी कमी की वजह से होता है, तो विटामिन ए। तो बी ऑप्शन आप करेक्ट लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है, हेल्प इन बिल्डिंग स्केलेटन एंड टीथ। ये क्वेश्चन कह रहा है स्केलेटन जो हड्डी होती है, स्केलेटन मसल्स, स्केलेटन जो होती है ये उसको बिल्डिंग करने में, बनाने में, और टीथ मीन्स दांत को बिल्ड करने में हेल्प कौन सी करता है, आयरन, कैल्शियम, विटामिन बी, विटामिन सी। तो कैल्शियम ही लगाएंगे, बी ऑप्शन आप करेक्ट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करिए, ये देखिए क्वेश्चन ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसमें कह रहा है कि डिजीज काज ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ आयोडीन। आयोडीन की कमी से, आयोडीन की कमी से ये इसमें आयोडीन की कमी से कौन सी बीमारी होती है, एनीमिया, ग्वाइटर या मेरेस्मस या ऑस्टोमलेशिया। तो ये भी आप क्वेश्चन सही लगा देंगे। आयोडीन की कमी से ग्वाइटर होता है। ग्वाइटर, आयोडीन की डिफिशियंसी से ये जो ग्वाइटर होता है ना, ये अफेक्ट क्या करता है, अफेक्ट ग्वाइटर जो बीमारी होती है ये घेंघा रोग इसको बोला जाता है। अब ये थायराइड जो ग्लैंड होती है, THYROID, थायराइड जो ग्लैंड होती है इसी को अफेक्ट करता है। और एक थायराइड हार्मोन होता है जो सिक्रीशन होता है, अब उसी से सब ये क्या हैं, अटैच हैं। तो इसमें तो बी ऑप्शन आप करेक्ट लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात किया जाए तो इसमें देखिए, ये देखिए यहाँ पे आपको फिलअप करना है, इज ए प्रोग्रेसिव इंक्रीज इन बॉडी डायमेंशन ऑफ चाइल्ड। किसी बच्चे का अगर बॉडी डायमेंशन इंक्रीज हो रहा है, प्रोग्रेसिव मतलब लगातार कंटिन्यू इंक्रीज हो रहा है,
तो उसको क्या बोला जाएगा, ग्रोथ या डेवलपमेंट टास्क या नन ऑफ दीज, तो उसका बोला जाएगा ग्रोथ, क्योंकि बच्चे का कंटिन्यूस ग्रोथ होता रहता है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट ये देखिए, ये भी क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। इसमें क्वेश्चन कह रहा है कि ग्रोथ जो होता है वो क्या होता है, क्वालिटेटिव, क्वालिटी में चेंजेज हो रहे हैं, क्वांटिटेटिव या सोशल चेंज या इमोशनल चेंज। तो ग्रोथ जो होता है, ये देखिए क्वेश्चन आप सॉल्व करिए, बताइए ना कौन सा ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। क्वांटिटेटिव चेंजेज हो रहे हैं, क्वांटिटी में चेंजेज हो रहे हैं, तो बी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव चेंज हो रहा है, क्योंकि इसके बच्चे के हाइट में, वेट में, लेंथ में बच्चे का चेंजेज हो रहा होता है। अगर क्वालिटेटिव होता तो यहाँ पे डेवलपमेंट की बात हो जाती, लेकिन ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, फर्स्ट स्टेज ऑफ डिलीवरी इज नोन एज, जो बच्चे का जब जन्म होता है तो फर्स्ट स्टेज क्या होता है, फर्स्ट स्टेज डिलीवरी का फर्स्ट स्टेज में क्या होता है, तो फर्स्ट स्टेज में 4 स्टेज होती हैं, फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज, फोर्थ स्टेज। तो फर्स्ट स्टेज में एक्सपल्सन, डायलेशन और कंप्यूट एक्सपल्सन, बच्चे का बाहर कंप्लीट आना या फिर एक्सपल्सन होना, बाहर आना, डायलेशन होता है। सर्विक्स का डायलेशन फर्स्ट स्टेज में क्या होता है, सर्विक्स का डायलेशन होता है। सेकेंड स्टेप में क्या होता है, बच्चे का जन्म होता है। थर्ड स्टेप में क्या होता है, प्लेसेंटा बाहर होता है। ये सब चीज़ें कराई गई हैं, जब आप देखेंगे तो जब अच्छे से करेंगे, सब वीडियो देखेंगे तो वहाँ पूरा चैप्टर कराया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी इसमें करेक्ट हो जाएगा। अगर बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच इमोशन इज नॉट फाउंड इन इन्फेंसी। इन्फेंसी जो होती है वो बच्चों के एक बोला जाता है स्टेज होता है। जैसे बच्चे का जब जन्म होता है, जन्म से लेके जैसे बर्थ टू कितना तक, बर्थ टू 1 ईयर, 1 ईयर के बच्चे को क्या बोला जाता है, जब बच्चे का जन्म होता है 1 ईयर तक बच्चे को इन्फेंट बोला जाता है। इन्फेंट बोलिए, इन्फेंसी बोलिए। तो उन बच्चों में कौन सी व्हिच इमोशन, कौन सी भावना नहीं होती है, व्हिच इमोशन इज नॉट फाउंड, उसमें कौन सा इमोशन नहीं पाया जाता है। फियर नहीं पाया जाता, फियर डर तो रहता है, एंगर भी होता है, लव भी होता है, लेकिन एक्साइटमेंट नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर इसमें डी ऑप्शन करेक्ट लगाएंगे। एक्साइटमेंट इन्फेंट बच्चे में नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए, व्हिच ऑक्यूपेशनल डिजीज, एक ऑक्यूपेशनल डिजीज है कॉल्ड एंथ्राकोसिस। एंथ्राकोसिस, ये देखिए एंथ्राकोसिस एक बीमारी है जो कोयला खदान में काम करने वाले को ऑक्यूपेशनल डिजीज होती है। अगर कोयले के खदान में जो काम करते हैं उनमें ये कौन सी होती है, एंथ्राकोसिस होती है, कोल डस्ट की वजह से होती है। तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसी के रिस्पेक्ट में ये चीज़ें आप लिख सकते हैं कि टाइप ऑफ डस्ट, यहाँ पे मिनरल एंड इनऑर्गेनिक कुछ डस्ट दिए गए हैं, इनसे कौन सी बीमारियाँ होती हैं। अगर ज़्यादा इन डस्ट के एक्सपोजर में रहेगा आदमी या मैन तो उसको ये डिजीज हो जाएगी। जैसे कोल डस्ट, कोल माइन में जो काम करते हैं लंबे समय तक उनको एंथ्राकोसिस हो जाती है। तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा एंथ्राकोसिस बीमारी किस डस्ट से होती है, तो कोल डस्ट। अगर पूछ लेगा सिलिकोसिस जो बीमारी होती है ये किसकी कमी से, किसकी ज़्यादा एक्सपोजर से होता है, तो सिलिका की। और देखिए यहाँ पे एस्बेस्टोसिस या फिर कैंसर, लंग कैंसर होती है, एस्बेस्टस ये देख लीजिएगा, एस्बेस्टोस की जो ज़्यादा काम करते हैं उसमें होती है। आयरन की कमी से सिडरोसिस होती है। ये भी क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि आयरन के मिनरल के इनऑर्गेनिक डस्ट, जो आयरन डस्ट होता है उसमें कौन सी पर्सन में बीमारी होती है, तो उस बीमारी का नाम सिडरोसिस होता है। ऑर्गेनिक कुछ डस्ट हैं, यहाँ पे इनऑर्गेनिक डस्ट थे, इधर ऑर्गेनिक डस्ट हैं। जो हाइपर सेंसिटिविटी ये देखिए न्यूमोकोनियोसिस, हाइपर सेंसिटिविटी का मीन्स होता है एलर्जी। हाइपर सेंसिटिविटी क्या होती है, एलर्जी होती है। तो ये देखिए कुछ ऑर्गेनिक डस्ट यहाँ पे दिए गए हैं, जैसे शुगर केन फाइबर से ये देखिए बैगोसिस, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि शुगर केन फाइबर से बीमारी जो होती है वो बैगोसिस होती है। कॉटन डस्ट की जो एलर्जी होती है उसको कहते हैं विसिनोसिस कहते हैं, BYSSINOSIS, विसिनोसिस। अगर टोबैको डस्ट होता है, टोबैको डस्ट की कमी से ये देखिए टोबैकोसिस होती है। नेक्स्ट में हे एंड ग्रेन डस्ट, हे हो गया, हे पूछ लेगा, या फिर ग्रेन डस्ट तो उसको फार्मर लंग बीमारी हो जाएगी। नेक्स्ट में यहाँ पे कुछ क्वेश्चन और कर लेते हैं। व्हाट इज़ द नॉर्मल यूरिन आउटपुट इन एडल्ट में नॉर्मल यूरिन आउटपुट कितना होता है, 1 डे, एक दिन का। तो यहाँ देखिए 1500 ml, लीटर में तो दिया नहीं गया है, ml में 1000 ml बराबर
बराबर 1 लीटर होता है, यहाँ पे 2.5 लीटर हो जाएगा, 2.5 लीटर हो जाएगा, और यहाँ पे 500 ml मतलब हाफ लीटर हो जाएगा। अगर बात किया जाए 1500 ml तो 1.5 लीटर हो जाएगा। तो 1.5 लीटर ही होता है पर डे यूरिन आउटपुट होता है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, ये देखिए ये क्वेश्चन यहाँ पे, ये भी क्वेश्चन सब इंपॉर्टेंट हैं। व्हिच वन इज द प्राइमरी प्रिवेंशन ऑफ सर्वाइकल कैंसर? अगर किसी भी सर्वाइकल कैंसर हुआ है तो कौन सी प्राइमरी प्रिवेंशन प्रोवाइड किया जाएगा? तो 38 में यहाँ पे देखिए पैप स्मीयर, एचपीवी वैक्सीन या एचपीएल वैक्सीन या हेल्थ एजुकेशन, तो उनको हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड किया जाएगा। नेक्स्ट में ये भी क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज द सिचुएटेड नेशनल न्यूट्रिशन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया? भारत में नेशनल न्यूट्रिशन इंस्टीट्यूट कहाँ पे है? पुणे में, बंगलौर में, चेन्नई में या हैदराबाद में? तो ये भी क्वेश्चन देखिए, ये हैदराबाद में है। ये देखिए रिकेट्स इन चिल्ड्रेन, बच्चों में जो रिकेट्स होता है वो काज्ड बाय व्हिच विटामिन डिफिशियंसी, किस विटामिन की कमी से होता है? कौन सी बीमारी? रिकेट्स बीमारी। रिकेट्स किस में होता है? चाइल्ड में होता है, बच्चों में होता है। और इसी बीमारी की कमी से ऑस्टियोमलेशिया होता है, वो किस में होता है? वो होता है एडल्ट में। तो यहाँ पे तो बच्चों की बात कर रहा है, रिकेट्स बीमारी किसकी कमी से होती है? तो ये बताइएगा। इसमें विटामिन डी की कमी से होती है रिकेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करेंगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं नाइट ब्लाइंडनेस, ये क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन तो आप तुरंत लगा देंगे इसको। विटामिन, जैसे ही नाइट ब्लाइंडनेस देखेंगे विटामिन ए तुरंत आपको याद हो जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करेंगे तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर, ये क्वेश्चन देख लीजिएगा, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वैक्सीन, कौन सी वैक्सीन है शुड केप्ट, जिसको रखी जाती है इन फ्रीजर? ये देखिए फ्रीजर में रखी जाती है, कंपार्टमेंट, जो मैंने एक वीडियो बनाया था ना वैक्सीन के ऊपर, कौन सी वैक्सीन किस फ्रीजर में रखी जाती है, तो वो देखे नहीं होंगे तो उसको देखिए, वहाँ से क्वेश्चन है, क्वेश्चन आएगा वैक्सीन के ऊपर। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वैक्सीन शुड केप्ट इन फ्रीजर में रखी जाती है, जो देखिए बक्सा बनाया जाता है, फ्रीजर कंपार्टमेंट होता है, 3 जोन में वो डिवाइड होता है। तो वो फ्रीजर कंपार्टमेंट में कौन सी रेफ्रिजरेटर जो होता है, रेफ्रिजरेटर के फ्रीजर कंपार्टमेंट में कौन सी वैक्सीन रखी जाती है? मिजल्स की वैक्सीन, डीपीटी, डिप्थीरिया, पर्टोसिस, टिटनस या हेपेटाइटिस बी या टीटी की वैक्सीन, टिटनस टॉक्सॉइड की वैक्सीन, कौन सी वैक्सीन रखी जाती है? ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। इस क्वेश्चन का आप जवाब कमेंट बॉक्स में, इस क्वेश्चन का जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। यही एक क्वेश्चन है जो आपसे पूछा जा रहा है। यही क्वेश्चन आपको टफ भी लग रहा होगा। काफ़ी स्टूडेंट कहते हैं आप बहुत इजी क्वेश्चन कराते हैं। इजी आपको इसलिए लगता है ना कि इजी वे में मैं समझाता हूँ तो फिर आपको इजी लगते हैं। सब टफ क्वेश्चन है भाई, जब आएंगे ना एग्जाम में तब दिमाग में घंटी बजेगी और दिमाग में हिलेगा। मोस्ट सेटिस्फैक्ट्री मेथड ऑफ रिफ्यूज डिस्पोजल, जो कचरा होता है डिस्पोजल, उसको डिस्पोज अगर करना है, रिफ्यूज करना है, तो कौन सा मेथड से मोस्ट, सबसे अधिक कौन सा मेथड सेटिस्फैक्ट्री होगा, सबसे बेस्ट मेथड होगा रिफ्यूज करने के लिए? डिस्पोजल को अगर रिफ्यूज करना है। डंपिंग करेंगे क्या? गड्ढे खोद के उसको डंप कर देंगे। कंट्रोल टिपिंग करेंगे, ढक उसको अंदर डाल के उसको कंट्रोल टिपिंग कर देंगे, ऊपर मिट्टी उट्टी डाल देंगे। या फिर इंसिनरेशन करेंगे, या फिर मैन्युअल पेट, गड्ढा खोद के उसको अंदर रख के फिर ऊपर से मिट्टी उट्टी डाल देंगे, जो भी। लेकिन बेस्ट मेथड जो होता है इंसिनरेशन किया जाता है, इसमें टेम्परेचर का हेल्प लेके उसको जला दिया जाता है। तो बेस्ट मेथड यही होता है, सी ऑप्शन आप लगाएंगे। तो इतने क्वेश्चन हम लोग इस वीडियो में कवर किए हैं। यहाँ ये भी क्वेश्चन देख लेते हैं। ये एक क्वेश्चन है किस पे बेस पर, ये क्वेश्चन देखिए, ये भी हाँ अच्छा क्वेश्चन है, ये भी भाई अच्छा क्वेश्चन ही लिया गया है। फर्स्ट थिंग टू डू, फर्स्ट पहली बार क्या करेंगे आप? इफ़ अगर कोई पर्सन है हैज़ बीन इंजर्ड बाय एन इलेक्ट्रिक शॉक एंड डज नॉट हैव पल्स। अब देखिए कोई पर्सन है, उसको इलेक्ट्रिक करंट उसको लग गया है, इलेक्ट्रिक शॉक लग गया है, तो उस पर्सन में फर्स्ट थिंग आप क्या करेंगे? देखिए कोई पर्सन है, उसको इलेक्ट्रिक शॉक लग गया है या फिर रोड एक्सीडेंट हो गया है, कोई भी ट्रॉमा हो गया, एक्सीडेंट हो गया है, तो उसका फर्स्ट पहले क्या किया जाता है? पहले देखिए अगर एक्सीडेंट हुआ है ना तो उसका ABC किया जाता है। ABC क्या होता है? पहले एयरवे देखा जाता है कि एयरवे जो होता है जहाँ से सांस लेते हैं वहाँ पे कोई ऑब्स्ट्रक्शन तो नहीं हुआ, कोई चोट तो नहीं लग गई है उसमें। नाक में जो ट्रैकिया होता है, इसोफेगस जो ट्रैकिया वाला जो सांस लेती हैं, वो उसमें कोई ऑब्स्ट्रक्शन, कोई रुकावट तो नहीं हो गया है। फिर उसका B से क्या होगा? उसका ब्रीथिंग देखेंगे कि ब्रीथिंग पैटर्न उसका सही है कि नहीं, ब्रीथ कर पा रहा है कि नहीं। फिर उसका बाद C में सर्कुलेशन देखते हैं, तो उसको क्या करेंगे? सर्कुलेशन देखेंगे, उसका क्या करते हैं?
उसका कैरोटिड आर्टरी देखते हैं, जो नेक के बगल में कैरोटिड आर्टरी गई होती है, गले के बगल में कैरोटिड आर्टरी होती है, तो वहाँ से पल्स क्या करेंगे, पल्स को मेजर करेंगे। पल्स यहाँ देखिए डज नॉट है पल्स, अगर पल्स नहीं आ रहा है तो वो जो कैरोटिड आर्टरी के थ्रू कैरोटिड जो आर्टरी होती है ना, वहाँ से कंफर्म हो जाता है कि इस पेशेंट को पल्स मिल रहा है कि नहीं। अगर मान लीजिए इस क्वेश्चन में तो कह रहा है कि इलेक्ट्रिक शॉक हो गया, डज नॉट है पल्स, अब उसको कैरोटिड आर्टरी में पल्स समझ ही नहीं आ रहा कि पल्स चल रहा है कि नहीं, तो उसको क्या करेंगे, चेक फॉर द अदर इंजरी, उसका अदर देखेंगे और कहीं जगह इंजरी हुआ है कि नहीं ये देखेंगे, या फिर गिव CPR देंगे, या वेट फॉर एम्बुलेंस टू अराइव, या फिर एम्बुलेंस का वेट करेंगे कि एम्बुलेंस आए इसको ले जाए, या फिर लोअर द हेड एंड रेज द लेग्स। ये सब नहीं करेंगे भाई, हेड वर्ड को रेज लंबा और उसका पैर वैर को नहीं इधर उधर करेंगे, उसको डायरेक्ट CPR देंगे। CPR का फुल फॉर्म ही पूछ सकता है, ये कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन होता है, CPR का पूरा फुल फॉर्म होता है कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन होता है, ये क्वेश्चन कराए गए हैं। तो इसमें ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा, उसको CPR देंगे, फिर कॉल फॉर अस के लिए कर देंगे, एम्बुलेंस को कॉल कर देंगे, फिर आएगा फिर ले जाएगी उसको, लेकिन फर्स्ट पे आप CPR देंगे। CPR कैसे प्रोवाइड किया जाता है, CPR देखिए रेशियो में, अगर एक्सीडेंट हुआ है किसी पेशेंट को, अगर CPR देना है तो 30:2 के रेशियो में दिया जाता है। 30 कंप्रेशन किया जाएगा, उसके कहाँ पे, ये जो ब्रेस्ट निप्पल होता है, निप्पल के बगल में, यहाँ पे निप्पल, दोनों निप्पल के बीच में, स्टर्नम के हाफ में, मान लीजिए इतना स्टर्नम है तो इसके हाफ पे, यहाँ पे चेस्ट पे कंप्रेशन प्रोवाइड किया जाता है। दोनों मुट्ठी को, एक मुट्ठी जो एक हाथ होता है ना, जो डोमिनेंट हाथ होता है, जिससे हाथ हम लोग ज़्यादा यूज करते हैं, उस हाथ को नीचे करेंगे, और जो अनडोमिनेंट हैंड होता है उसको ऊपर करेंगे और पुश करेंगे। 30 कंप्रेशन, 30 बार उसको कंप्रेस करेंगे उसके चेस्ट को, फिर उसके बाद 30 बार कंप्रेस करने के बाद उसको 2 ब्रीथ देंगे, मतलब 2 सांस प्रोवाइड करेंगे। तो अब ब्रीथ कैसे प्रोवाइड करेंगे, वहाँ तो कोई इक्विपमेंट रहेगा नहीं, एम्बू बैग वहाँ पे तो ऐसा है नहीं कि आर्टिफिशियल मैनुअल ब्रीथिंग तो है नहीं, एम्बू बैग एक होता है ना, जो आप जब मेडिकल में करेंगे ड्यूटी तो वहाँ एम्बू बैग मिलेगा। तो मैंने तो CPR दिया भी है हॉस्पिटल में जी ड्यूटी करते समय। तो वहाँ पे देखिए जब स्टूडेंट आप रहेंगे ना, ये CPR देना तो डॉक्टर का काम होता है, लेकिन आप स्टूडेंट रहेंगे तो CPR देने को ज़रूर मिलेगा हॉस्पिटल में। काफ़ी पेशेंट, जब आप हेड इंजरी में काम करेंगे, या फिर पल्मोनरी डिपार्ट में काम करेंगे, या फिर आप MCH में करेंगे, ऐसे डिपार्ट हैं कुछ, तो वहाँ मिलेगा। तो वहाँ 30 कंप्रेस करेंगे, 30 कंप्रेस के बाद 2 बार उसको ब्रीथ करेंगे। अब वहाँ पे रहे नहीं तो माउथ के थ्रू भी ब्रीथ किया जा सकता है, आर्टिफिशियल ये सब होते हैं ब्रीथिंग कराना। तो 30 कंप्रेस करेंगे चेस्ट को, 2 ब्रीथ करेंगे, तो 30:2 के रेशियो में वहाँ प्रोवाइड किया जाता है CPR। तो ये ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में और कुछ क्वेश्चन कवर करेंगे। यहाँ पर एक क्वेश्चन और है, तो ये भी CPR ही ऑप्शन इसका भी सही है। ये देख सकते हैं, दी हेल्प पर्सन हु मे हैव स्टॉप ब्रीथिंग, अगर कोई पर्सन है नीड टू परफॉर्म, अगर उसका ब्रीथिंग स्टॉप हो गया है तो उसको CPR प्रोवाइड करेंगे। तो ये भी सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। तो इतना क्वेश्चन हम लोग कवर कर लिए। आप लोग वीडियो को ज़रूर लाइक करें भाई, मेहनत ज़बरदस्त की जा रही है, तो आप लोग भी ज़बरदस्त मेहनत करें। डेली 4 घंटे रिवाइज करें अपने नोट्स को, और 4-5 घंटे वीडियो को देखें। डेली टारगेट प्रोवाइड किया जाता है चैनल पे, व्हाट्सएप ग्रुप में और टेलीग्राम पे। तो उस आप टारगेट डेली का डेली प्रोवाइड करें। और जून में आपके फर्स्ट वीक में एंट्रेंस एग्जाम होंगे अटल बिहारी वाजपेयी के BSc नर्सिंग कोर्स के लिए, और सभी स्टूडेंट का गवर्नमेंट कॉलेज में सिलेक्शन होना चाहिए इस बार। चाहे जो भी करें अच्छे से पढ़ाई करें भाई, सब कुछ काम छोड़ के 8-9 घंटा डेली 24 घंटे में पढ़ाई करें। चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे और बेस्ट वीडियो प्रोवाइड करेंगे। थैंक यू।